अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फिर हम मैटर को चेंज करेंगे। इसके पहले हमने सॉलिड को लिक्विड में किया था और आज हम लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करके देखेंगे कि क्या होता है। आप देखिए, एक एक को देखते जाइए, सबको एक साथ मत देखिएगा। जहाँ मेरी पेन जा रही है बस वहीं पे देखिएगा और सिलसिलेवार तरीके से देखिएगा तो शायद आपको बातें पूरी समझ में आ जाएंगी। जैसे ये एक बीकर यहाँ फिर से ले लिया गया है और इस बीकर में लिक्विड वाटर लिया गया है, यानी वाटर लिक्विड स्टेट में लिया गया है। तो वाटर जो लिक्विड स्टेट में होता है, वाटर उसे फेमिलियर वाटर कहते हैं क्योंकि उसे यूज़ करते हैं हम। चूँकि वाटर को हम लिक्विड स्टेट में यूज़ करते हैं इसलिए उसे फेमिलियर वाटर नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पे लिक्विड वाटर ले लिया गया है तो उस वाटर के पार्टिकल्स यहाँ पे इंडिकेट किए गए हैं। ये जो स्फीयर से दिख रहे हैं लिखा हुआ है पार्टिकल्स इन लिक्विड फेज, यानी पार्टिकल्स इन लिक्विड स्टेट। स्टेट को फेज भी कहा जाता है तो मैंने फेज लिख दिया है। फेज थोड़ा सा बेहतर टर्म होता है साइंस में। तो ये जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, ये मैंने 6 पार्टिकल्स यहाँ पे इंडिकेट किए हैं और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया गया है। उन्हें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, जाहिर सी बात है। और आपको पता है कि लिक्विड स्टेट में, है ना, पार्टिकल्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से वीकर होता है लेकिन गैसियस स्टेट से स्ट्रॉन्गर होता है। पीछे मैंने बताया है। फिर भी अगर कोई मैटर या कोई केमिकल, जैसे वाटर यहाँ पे है, वो अगर लिक्विड स्टेट में है तो उसके पार्टिकल्स के बीच एक काफ़ी अच्छा खासा, एक कंसिडरेबली स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, यानी कि एक अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तभी तो लिक्विड पार्टिकल्स आसानी से लिक्विड स्टेट को छोड़ते नहीं हैं और लिक्विड का अपना वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। वो पीछे आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है हमें? अब हमें अपना काम शुरू करना है। काम शुरू करने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, हीट प्रोवाइड करना है, क्योंकि हमें स्टेट चेंज करना है। तो हीट प्रोवाइड करने के लिए हमें फिर वही स्पिरिट लैम्प, जिसे हम बर्नर कहते हैं, बंसन बर्नर, उसे जलाएंगे और यहाँ पे इसकी फ्लेम है, उससे हीट करेंगे इस बीकर को। इनडायरेक्टली हीट करते हैं, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे शो किया, प्रैक्टिकल में इनडायरेक्टली किया गया है ताकि कांच पे ज़्यादा असर ना पड़े। तो अब हम हीट करते हैं। जब हीट करेंगे तो जाहिर सी बात है हीट जो है सप्लाई शुरू हो जाएगी लिक्विड स्टेट को, और जैसे ही लिक्विड स्टेट को हीट सप्लाई शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, तो जो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स हैं उनका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। और जब काइनेटिक एनर्जी इतना बढ़ जाएगा कि वो जो है काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी स्ट्रांगर हो जाएगा या उसको ओवरकम कर लेगा, तो पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे। और इतने फ्री हो जाएंगे, देखिए फ्री तो लिक्विड स्टेट में भी रहते हैं लेकिन फिर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, तभी लिक्विड का अपना एक शेप बना रहता है। लेकिन अब क्या है, गरमाने पे लिक्विड पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो भी है वो टूट सकता है अगर काइनेटिक एनर्जी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर ले। यानी पार्टिकल्स अगर काइनेटिक एनर्जी इनकी इतनी बढ़ जा रही है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर दे रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर जाएगा और पार्टिकल्स यहाँ से इस लिक्विड स्टेट को छोड़कर गैसियस फेज़ में या वाइपर फेज़ में, है ना, वाइपर फेज़ में जाना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, लिक्विड स्टेट से गैसियस फेज़ या गैस में या वाइपर फेज़ में पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। देखिए अभी हम जो गरमा रहे हैं, जो हीट कर रहे हैं, वो हम 40 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं। मान लीजिए कि 40 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, फिर बढ़ाते बढ़ाते ले जाएंगे 100 तक ले जाएंगे। 40 डिग्री सेल्सियस पे हम अभी हीट कर रहे हैं, तो ऐसी टेम्परेचर पे क्या देख रहे हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ के गैसियस फेज में जा रहे हैं। सच प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन एक प्रोसेस होता है।
अब देखिए वो क्या रहा है कि हमने पहले इस बीकर को जो है बंद कर दिया है। अभी तो ये हरा वाला जो है ये आपका है लैब थर्मामीटर है, जिससे टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। 40 का पता कैसे चलेगा गर्माने पे? थर्मामीटर से चलेगा। और ये आपका जो है ग्लास स्टीरर है, जिससे आप लिक्विड को हिलाते रहेंगे। अभी मैंने क्या किया है कि इस बीकर को क्लोज़ करके रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है, ताकि जो वाइपर बन रही है, जैसे ये पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है या ये जो पार्टिकल है या ये पार्टिकल है, ये तीनों जो है इस लिक्विड के सरफेस को छोड़कर चले जा चुके हैं, यानी वाइपर फेज में चले गए हैं। यानी ये पार्टिकल अब लिक्विड स्टेट में नहीं है, ये वाइपर फेज में चले गए हैं और वाइपर बना चुके हैं, यानी भाप बन गई है, यानी वाटर की भाप बन चुकी है। चूँकि ये बंद बर्तन है, जब बर्तन बंद रहता है, क्लोज वेसल रहता है, तो जो भाप के पार्टिकल्स होते हैं, जो वाइपर के पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे की तरफ इधर उधर चूँकि वो मूव करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है उनमें, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तभी वो यहाँ से स्केप कर गए हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट करने की वजह से वो नीचे आके टकरा भी सकते हैं। वो चारों तरफ टकराते हैं, इधर 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 हर तरफ टकराते हैं, ऊपर भी टकराएंगे, इधर भी टकराएंगे, इधर भी टकराएंगे, ऑल डायमेंशंस में वो टकरा सकते हैं। इसका मतलब कि वो नीचे भी टकरा सकते हैं। तो किसी लिक्विड के जो वाइपर के जो किसी लिक्विड के जो वाइपर पार्टिकल्स होते हैं, वो लिक्विड के सरफेस पे, अब देखिए ये यहाँ तक लिक्विड है, तो ये मैंने लिखा है सरफेस ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड के ज़रिए जो वाइपर के पार्टिकल्स बने हैं, वो सरफेस ऑफ लिक्विड पे क्या करते हैं, टकरा सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं, जिससे लिक्विड सरफेस पे एक फोर्स लगेगा, है ना, फोर्स लगेगा। वो फोर्स किसका लगेगा? वाइपर पार्टिकल्स का लगेगा। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? वाइपर प्रेशर कहते हैं या वीपी कहते हैं। तो वाइपर प्रेशर जो होता है वो भाप का प्रेशर होता है, यानी वाइपर का प्रेशर होता है जो लिक्विड सरफेस पे लगता है। जैसे आप खाना पकाते हैं कुकर में, तो कुकर चूँकि क्लोज्ड वेसल है और उसके ऊपर एक सीटी लगी हुई है जो प्रेशर को बैलेंस करती है। जब भाप बहुत ज़्यादा बन जाती है तो कुकर में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो किसका प्रेशर बढ़ जाता है? वाइपर का वाइपर प्रेशर बढ़ जाता है, यानी लिक्विड के वाइपर का वाइपर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा फोर्स लगने लगता है। तो सीटी ओपन हो जाती है, फिर प्रेशर को कम कर दिया जाता है, वाइपर बाहर निकल जाती है। तो मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि वाइपर प्रेशर क्या होता है। वाइपर प्रेशर किसी लिक्विड का उसके वाइपर पार्टिकल्स के द्वारा लिक्विड सरफेस पर लगने वाला प्रेशर होता है। इट्स ओके। तो जब इवेपोरेशन आपका चल रहा है 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो इवेपोरेशन के दौरान अगर आपने क्लोज्ड वेसल लिया हुआ है, बंद बर्तन लिया हुआ है, तो वाइपर का प्रेशर लिक्विड पे लगता रहेगा। अब हमें क्या करना है कि टेम्परेचर को बढ़ाना है। अब हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, 40 से 50, 60, 70, 80, 90 ले जाके 100 कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, या 373 केल्विन कर दिया। 273 को डिग्री सेल्सियस में जोड़ दोगे केल्विन आ जाएगा। ये एक रूल होता है, आगे बताऊँगा। तो अगर आपने टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ करके 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तब क्या होगा? तब जाहिर सी बात है ढेर सारे वाइपर बन जाएंगे। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन फास्ट होगा, और इवेपोरेशन फास्ट होने से वाइपर ज़्यादा बनेंगे। तो जब बर्तन बंद है तो वाइपर का प्रेशर जो नीचे की तरफ लग रहा है सरफेस ऑफ लिक्विड पे, वो भी बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि वाइपर प्रेशर जो होगा लिक्विड के वाइपर का वाइपर प्रेशर एक समय ऐसा हो जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। यानी एक टाइम ऐसा आएगा, किस टाइम ऐसा आएगा? देखिए, अगर वाटर आपने लिया है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा होगा। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा वाइपर बन जाएगी और वाइपर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिससे वाइपर का जो प्रेशर होगा ना लिक्विड सरफेस पे, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और बढ़कर कहाँ तक पहुँच जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm तक पहुँच जाएगा। ओके, यहाँ पे ये जो क्लोज किया गया है ना, ये ढक्कन लगाया गया है, ये 1 atm पे लगाया गया है, यानी 1 atm प्रेशर पे ये लगाया गया है। जैसे ही वाइपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंच जाएगा, तुरंत ये ढक्कन क्या होगा? ये ढक्कन जो है आपका खुल जाएगा।
जैसे ही पहुंचेगा तो खुल सकता है, खुल जाएगा। तो ढक्कन खुल जाएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे चूँकि अब आपने टेम्परेचर ले लिया है, तो फिर क्या होगा, ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, अब लिक्विड के अंदर से ही वाइपर बनकर, यानी अंदर से ही वाइपर बनकर इस लिक्विड को चीर कर यानी फाड़ कर निकलेंगे। उसी को बॉइलिंग कहते हैं। तो बॉइलिंग का मतलब यही होता है कि लिक्विड के अंदर से वाइपर्स जो है बबल बना बना कर निकलते हैं और घड़घड़ा कर निकलते हैं, है ना, बड़बड़ा कर निकलते हैं। उसी प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब आपने गरमाया तो बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। बॉइलिंग शुरू होने का मतलब है, दो मतलब है। एक मतलब ये है कि लिक्विड के वेपर का जो वेपर प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पहुंच चुका है, और जब ऐसा हो गया है तो अब वेपर जो है लिक्विड स्टेट की परवाह नहीं करेंगे और पार्टिकल्स जो है लिक्विड स्टेट की परवाह नहीं करेंगे, और वो लिक्विड स्टेट के अंदर से ही वेपर फेज में अंदर से ही बुलबुले बनाकर निकलेंगे। सच प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो बॉइलिंग जो होता है वो तभी होगा जब वेपर प्रेशर यानी भाप का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाएगा। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब आप लेके चले जाएंगे वहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको थर्मामीटर में बॉइलिंग का टेम्परेचर भी पता चल जाएगा। तो एक बात यहाँ पे याद रखिए कि इवेपोरेशन जो है 40 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है, 20 पे भी हो सकता है, 10 पे भी हो सकता है, इवन 0 पे भी इवेपोरेशन हो सकता है। यानी कि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है भाप बनने का वो तो 100 के नीचे भी हो रहा था, लेकिन बॉइलिंग का जो प्रोसेस है वो 100 के नीचे नहीं हो रहा था। तो बॉइलिंग का प्रोसेस जो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे शुरू हुआ है, यानी 373 केल्विन पे शुरू हुआ है। और जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग होती है उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। तो व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड और वाटर? देखिए, किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली एक टेम्परेचर होता है जिस पर लिक्विड के पार्टिकल्स वाइपर फेज में लिक्विड के इंटरनल रीजन से निकलकर वाइपर इंटरनल रीजन से निकलकर गैसियस स्टेट में चेंज होने लगते हैं। और वहाँ का प्रेशर कितना होना चाहिए, 180 एम होना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए, कोई बात नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का एक ऐसा टेम्परेचर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, है ना, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड के पार्टिकल्स वाइपर फेज में अंदर से निकलते हैं बबल्स के रूप में। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। एंड पार्टिकल्स का लिक्विड स्टेट के अंदर से बबल्स के रूप में निकलकर वाइपर फेज में चेंज होना, उसे हम कहते हैं बॉइलिंग। तो मेरे ख्याल से आप इवेपोरेशन और बॉइलिंग को समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो बिल्कुल कोई बात नहीं, आप बार बार वीडियो देख सकते हैं, फिर भी नहीं समझ आता है तो मैं और ज़्यादा डायग्राम बना के आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग? Evaporation is the process of only change of the particles from liquid to gaseous state at any temperature. Evaporation के लिए टेम्परेचर स्पेसिफाइड नहीं है। Evaporation can takes place at any temperature. लेकिन वही इवेपोरेशन जब 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के लिए होगा तो बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। तब उस प्रोसेस को हम बॉइलिंग बोलेंगे, क्योंकि जब बॉइलिंग शुरू होगी तो बॉइलिंग बोलेंगे। एक आपका पार्ट यहाँ से ख़त्म होता है। दूसरा पार्ट ये है कि जब वाटर बॉयल करने लगता है, खौलने लगता है, तो थर्मामीटर में जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस शो करता है। यानी बॉइलिंग शुरू हो गया है और थर्मामीटर का टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस शो कर चुका है। तो आप फिर लगातार अगर आप हीट दे रहे हैं, फिर आप सोचेंगे कि हम लगातार हीट दे रहे हैं बॉइलिंग के बाद भी, तो थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब किसी लिक्विड का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है तो वो टेम्परेचर वहीं पे कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा क्यों है कि कांस्टेंट हो जाता है? फिर 100 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ेगा अगर वाटर है तो। यानी कि लगातार आप आगे भी गर्माएंगे तो थर्मामीटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड नहीं करेगा।
क्यों? क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे वो एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग को फास्ट कर देगा, यानी बॉइलिंग तेज़ होने लगेगी। क्योंकि बॉइलिंग तेज़ हो या धीमे हो, बॉइलिंग के लिए तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं तो बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। आप अगर एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी देने पे वो जो एनर्जी होगी वो बॉइलिंग के प्रोसेस को फास्ट कर देगी, यानी बॉइलिंग का जो प्रोसेस है वो तेज़ होने लगेगा, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा। तो इतना याद रखिएगा कि एट बॉइलिंग पॉइंट व्हेन वी प्रोवाइड एक्स्ट्रा एनर्जी टू द लिक्विड, then the temperature remains constant and just equal to the boiling point of the liquid, because extra energy given to the liquid has been changed, has been converted to increase the speed of boiling, but the extra energy cannot exceed the temperature, means boiling point. तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे बॉइलिंग के दौरान, वो बॉइलिंग पॉइंट को तो नहीं बढ़ाएगी, लेकिन प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग को ज़रूर बढ़ा देगी, यानी कि पानी तेज़ी से खौलना शुरू हो जाएगा। लेकिन तेज़ी से खौलने के बावजूद थर्मामीटर से जो टेम्परेचर आप मेजर करेंगे वो 100 का 100 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब मैं थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स और हैं, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, पिछली बार आपने देखा था कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया था। अब यहाँ पे क्या करना है कि 1 किलोग्राम लिक्विड वाटर को 1 किलोग्राम गैस में चेंज करना है। तो 1 किलोग्राम लिक्विड को 1 किलोग्राम गैस में अगर आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पे एनर्जी लगानी पड़ेगी आपको लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए। तो 1 किलोग्राम लिक्विड को 1 किलोग्राम गैस में चेंज करने में जितनी एनर्जी लगती है उसे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, है ना। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू 1 किलोग्राम ऑफ गैस एट बॉइलिंग पॉइंट एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट और ATM यानी 1 ATM होना चाहिए। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एक ऐसी एनर्जी है जो किसी लिक्विड के 1 किलोग्राम लिक्विड को 1 किलोग्राम गैस में चेंज कर देगी, लेकिन वहाँ पे ये जो चेंज होगा बॉइलिंग पॉइंट पे होना चाहिए और 1 ATM प्रेशर पे होना चाहिए। फिर से मैं कहता हूँ कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड इन किलो जूल, किलो कैलोरी, कोई भी यूनिट ले सकते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू द 1 किलोग्राम ऑफ गैस एट बॉइलिंग पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट पर किसी लिक्विड के 1 किलोग्राम को गैस में चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उससे कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि आपने वाटर लिया है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये आप डिफाइन कर रहे हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे कहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी। तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी, अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो गैस की है वो बहुत ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी किससे, लिक्विड से, क्योंकि आपने लिक्विड को हीट किया है तब वो गैस में चेंज हुआ है, और हीट करने पर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इसलिए गैसियस फेज की काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज लिक्विड फेज से ज़्यादा होती है, यानी पार्टिकल्स ऑफ द गैसियस फेज की काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड फेज से ज़्यादा होती है। अब आप देखिए कि 1 किलोग्राम वाटर लिक्विड को 1 किलोग्राम वेपर में भाप में चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी। देखिए 2260 किलो जूल देनी पड़ी। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर इज़ 2260 किलो जूल पर किलोग्राम, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 1 किलोग्राम जो गैस है इसकी एनर्जी जो है ना इतनी, यानी 2260 किलो जूल, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा, क्योंकि इसको इसमें चेंज करने के लिए आपने 2260 किलो जूल एनर्जी खर्च कर दे दी है। और वही एनर्जी जो है जब लिक्विड गैस में चेंज हुआ तो गैस में हिडन फॉर्म में मौजूद है, और हिडन फॉर्म में जो एनर्जी होती है उसे आप हिडन एनर्जी या लैटेंट हीट कहते हैं। चूँकि यहाँ पे इवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है इसलिए इसे बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि वेपर की एनर्जी है इसलिए वेपोराइजेशन टर्म यूज़ किया गया। इसके पहले मैंने बताया था लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न।
तो आप मेरी बात समझ रहे हैं ना कि 1 किलोग्राम अगर लिक्विड सॉरी 1 किलोग्राम अगर यहाँ पे वाटर गैसियस फेज में है, भाप की शक्ल में है, तो उसकी एनर्जी 2260 किलो जूल 1 किलोग्राम लिक्विड के मुकाबले में ज़्यादा होगी। इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस पे इसकी काइनेटिक एनर्जी इससे काफ़ी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे देखिए आपकी किताब में जो है कुछ चेंजेस दिए हुए हैं। सॉलिड स्टेट को अगर आप हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज आएगा, ठंडा करेंगे कूल करेंगे तो सॉलिड में हो जाएगा, फिर लिक्विड को आप गर्म करेंगे तो गैसेस में चेंज हो जाएगा, फिर इसको ठंडा करेंगे तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इस तरह से डिफरेंट स्टेट को कूल करके या हीट करके एक दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। और इसलिए कहा जाता है कि टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, या ऐसे कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द चेंज ऑफ एनी स्टेट ऑफ मैटर। यानी टेम्परेचर ही एक ऐसा फैक्टर है जो एक ऐसा फैक्टर नहीं बल्कि एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी स्टेट को, किसी मैटर के स्टेट को किसी भी स्टेट में चेंज कर सकता है, यानी स्टेट चेंज कर सकता है। तो टेम्परेचर एक तरह से स्टेट वेरिएबल होता है, क्योंकि टेम्परेचर के वेरी करने से स्टेट वेरी करता है, इसीलिए टेम्परेचर को बोलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट वेरिएबल, है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट वेरिएबल कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट वेरिएबल इज टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट वेरिएबल। सेकेंड फैक्टर जो है इस तरह की चीज़ों के लिए वो प्रेशर है, लेकिन उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, फिर भी पड़ता है, उसको हम नेक्स्ट में डिस्कशन करेंगे। तो ये चीज़ है। और जाते जाते मैं एक चीज़ पिछले वीडियो की सुधार कर देता हूँ। पिछले में मैंने 1000 किलो कैलोरी पर किलोग्राम बताया था लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो कि गलत है। एक्चुअली लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो होता है उसको सही कर लीजिएगा, मैंने स्पेसिफिक हीट बता दिया था आपको, आपके सिलेबस में नहीं है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जो होता है, जो पीछे वाले वीडियो में था वाटर के लिए, वो होता है 334 जूल पर ग्राम, है ना। अगर आप इसे किलोग्राम में लेना चाहते हैं तो नीचे किलोग्राम कर दीजिए, तब ये 1000 गुना ज़्यादा लगेगी, यानी कि ये हो जाएगी 334 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगी। तो ये वैल्यू होती है। किलोग्राम में अगर आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं आप किलोग्राम में। तो 334 इंटू 10⁻³ है ना, जूल पर किलोग्राम हो जाएगी। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 334 किलो जूल पर किलोग्राम, क्योंकि 10⁻³ जूल बराबर होता है 1 किलो जूल। ठीक है, ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो एक याद रखिए, बस ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ये है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 334 जूल पर ग्राम या 334 किलो जूल पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए 334 किलो जूल एनर्जी लगेगी। वो ये वैल्यू जो है वाटर के लिए है, यानी कि वाटर के 1 किलोग्राम सॉलिड को 1 किलोग्राम लिक्विड में चेंज करने के लिए 334 किलो जूल एनर्जी लगेगी। जो मैंने 1000 किलो कैलोरी बताया वो गलत है, इसको आप सही कर लीजिएगा। थैंक्स वेरी मच।